हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सर्वप्रथम आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का विद्या ही धन होता है, तो आप अपने धन में वृद्धि करें, ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और यह ज्ञान आपको सफलता के ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाए, ऐसी हमारी कामना रहेगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पारिस्थितिकी ह्रास के संबंध में असत्य कथन छाटिए। पारिस्थितिकी ह्रास के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो यह कथन सत्य है। पारिस्थितिकी पतन के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अवनयन होता है, यह भी कथन सत्य है। पारिस्थितिकी ह्रास के कारण वनों की समृद्धि होती है, यह कथन हमारा असत्य है। और पारिस्थितिकी ह्रास के अनेक समस्याओं का जनक होता है, यह भी कथन सत्य है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। समृद्धि न होकर निर्वृद्धि होती है, अर्थात बढ़ने के बजाय घटता है वनों का माप। अगला है पारिस्थितिकी ह्रास के कारण हो सकते हैं वनों का काटना, आपदाएं व प्राकृतिक अवनयन, भूमि का या मृदा का कटाव, या सभी। तो प्राकृतिक ह्रास के ये सभी कारण हो सकते हैं। अगला है प्रमुख भौतिक संपदा मानी जाती है भूमि, खनिज, संसाधन, स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि को प्रमुख भौतिक संपदा के रूप में देखा जाता है। अगला है पारिस्थितिकी ह्रास को रोका जा सकता है वनों के संरक्षण द्वारा, पर्यावरणीय शिक्षा व जागरूकता द्वारा, गैर सरकारी संगठनों के प्रयास से, या उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इन सभी प्रयासों के माध्यम से पारिस्थितिकी ह्रास को रोका जा सकता है। अगला है प्रवास से अभिप्राय है इधर उधर भटकना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना, या घुमंतु जीवन, या विस्थापन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना ही प्रवास कहलाता है। अगला प्रवास का सिद्धांत आधारित है व्यक्ति की इच्छा पर, व्यक्ति की अनिच्छा पर, व्यक्ति पर दबाव में, परिस्थिति वश। तो प्रवास का जो सिद्धांत है वह व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है। अगला है समाज में किस प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है, सामाजिक, भौतिक, भौगोलिक, या अभौतिक। तो प्रवास के कारण जो होते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन होता है, अर्थात भौगोलिक गतिशीलता पाई जाती है। अगला है प्रवास के प्रकार हैं बाध्यतामूलक प्रवास, स्वतंत्रता प्रवास, बृहत प्रवास, या सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो यह सभी हो जाएगा। कि जो प्रवास के टाइप हैं वह बाध्यतामूलक प्रवास होते हैं, जैसे किसी परिस्थिति के बाध्य, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया उस कारण प्रवास होना। स्वतंत्र प्रवास अपनी इच्छा के मर्जी से प्रवास करना, जैसे नौकरी के लिए कहीं जाना। बृहत प्रवास जैसे किसी बड़ी आपदा के कारण बृहत संख्या में प्रवास होना। अगला है वह प्रवास जो उच्च आकांक्षाओं से संबंधित होता है कहलाता है आदिम प्रवास, स्वतंत्र प्रवास, स्वतंत्र प्रवास, या बृहत प्रवास, या बाध्यतामूलक प्रवास। अगर उच्च आकांक्षाओं के कारण आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, तो उसे स्वतंत्र प्रवास की श्रेणी में रखते हैं। अगला वह प्रवास जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं कहलाते हैं स्वतंत्र प्रवास, आदिम प्रवास, बाध्यतामूलक प्रवास, या बृहत प्रवास। तो इसे बृहत प्रवास करते हैं कि बड़ी संख्या में आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण या पर्यावरण परिस्थितियों के कारण प्रवास करना बृहत प्रवास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रवास के प्रमुख कारण हो सकते हैं बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, कठोर सामाजिक प्रबंध, या सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। अगला है प्रवास के कारण समाज में देखने को मिलता है सामाजिक उत्थान, एकीकरण, महिलाओं की उच्च स्थिति। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सामाजिक उत्थान, एकीकरण, महिलाओं की उच्च स्थिति। अगला है महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाज, परिवार, प्रवास, या एकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवास के कारण महिलाओं की आर्थिक रूप से सक्षम बनने में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रवास के कारण ही महिलाएं नगरों या शहर घर से बाहर निकलकर रोजगार कर रही हैं या काम धंधे कर रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। जल संसाधन का उपयोग समाज के
लोग किन कार्यों में करते हैं? पीने में, घरेलू कार्यों में, उत्पादन कार्यों में या सभी? तो इन सभी में जल का संसाधन का उपयोग होता है। अगला, भारत में सामाजिक बहिष्कार निम्न में से किन आधारों पर किया जाता है? तो सामाजिक बहिष्कार जो होता है मुख्यतः जाति के आधार पर किया जाता है कि जो कोई भी जाति के अंतर्गत किसी जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत जाति निकाला दिया जाता है। अगला, निम्न में से किसे सामाजिक सहभागिता को आकार देने सांस्कृतिक विचारों, मूल्यों और मानदंडों का समावेश पाया जाता है? तो यहाँ पूछा निम्न में से किसने सहभागिता, तो ये जो होगा कि सांस्कृतिक विचारों, मूल्यों और मानदंडों का समावेश पाया जाता है वह सामाजिक श्रेणियों में पाया जाता है। बाकी सब क्या है, नकारात्मक दिखाई दे रहे हैं, जबकि विचार एवं मूल्यों का समावेशन होता है सामाजिक श्रेणी जैसे वर्गों में। अगला, परंपरागत रूप से भारतीय समाज पर किस सामाजिक मूल्यों का आधिपत्य रहा है? तो भारतीय समाज में सामाजिक मूल्य जैसे जाति व्यवस्था सर्वाधिक पाई जाती थी, इसलिए जाति वाले मूल्यों की अधिकता पाई जाती है, आज भी वर्तमान समय में व्याप्त है। खास करके आजकल के समय में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जाति को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला, भारत में परंपरागत रूप से प्रचलित सामाजिक बहिष्कार की प्रवृत्तियां कब से प्रतिबंधित हुई हैं? 1950, 1960, 1970 से या 1980 से? तो आज़ादी के बाद 1950 में सामाजिक बहिष्कार जैसे कानून बनाकर इसको प्रतिबंधित किया गया था। वर्तमान समय में दोषपूर्ण विकास के कारण किस प्रकार का पर्यावरण देखने को मिलता है? उच्च पर्यावरण, दूषित पर्यावरण, मौलिक पर्यावरण या स्वस्थ पर्यावरण? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि वर्तमान समय के कारण जो दोषपूर्ण विकास हो रहे हैं उसके कारण प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए दूषित पर्यावरण कहा जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 29 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर को न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। आज प्रकृति के साथ होने वाले गलत व्यवहार का परिणाम मनुष्य किस रूप में चुकाता है? विनाश, आपदाएं, युद्ध, मृत्यु? तो प्रकृति का गलत तरह से उपयोग के कारण व्यक्ति को तमाम प्रकार की आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन आदि की समस्या करना पड़ रहा है। वह प्राकृतिक व मानव जनित कृत्य जो समाज व पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है कहलाता है विकास, आपदा, जोखिम, प्रलय? तो यह आपदा कहलाता है। अगला है, आपदा का अर्थ है आना, विपत्ति या मुसीबत, जोखिम, अकल्पनीय कृत्य? तो इसका राइट हो जाएगा विपत्ति या मुसीबत। आपदाओं का स्वरूप हो सकता है, तो आपदाएं का स्वरूप कैसा होता है? प्राकृतिक, मानव जनित, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपदाओं का स्वरूप प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हो सकता है। बाढ़ और भूकंप जैसे घटनाएं प्राकृतिक आपदा होती हैं, जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे घटनाएं जो है वह मानव जनित होती हैं। अगला, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोषपूर्ण दोहन के फलस्वरूप आने वाली आपदा कहलाती है। तो प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, प्रकोप आपदा या पर्यावरणीय आपदा? तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से फलस्वरूप आने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। अगला है, मानव जनित आपदा के अंतर्गत शामिल होता है भोपाल गैस त्रासदी, बाढ़, तूफान या हिमस्खलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव जनित आपदा के अंतर्गत भोपाल गैस त्रासदी शामिल है। अगला, आपदा के प्रभाव क्या है? यह प्राकृतिक जन्य होती हैं या मानव जन्य? यह अप्रत्याशित होती हैं, इसमें सामाजिक ढांचा टूट जाता है? तो उपरोक्त सभी आपदा के प्रभाव हैं। यह प्राकृतिक जन्य व मानव जन्य हो सकती हैं, यह अप्रत्याशित घटना के रूप में सामने आ सकती हैं और इससे सामाजिक घटना टूट सकती है। प्राकृतिक कारणों में भूमि का हिलना क्या कहलाता है? भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात, बाढ़? तो जो प्राकृतिक कारणों से भूमि का हिलना कहलाता है उसे हम भूकंप के रूप में देखते हैं। अगला, वह आपदा जो संतुलन के कारण आती है? तो यहाँ संतुलन जो दिया है इसे असंतुलन होगा। तो वह आपदा जो प्राकृतिक असंतुलन के कारण आती है
वह कहलाती है मानव जनित प्राकृतिक आपदा, अप्रत्याशित आपदा या पर्यावरणीय आपदा। तो इसे प्राकृतिक आपदा के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अगला है प्राकृतिक आपदा है भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ या चक्रवात या सभी। तो यह सभी जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अगला प्रकृति का वह कृत्य जिसमें भूमि का एक भाग टूटकर खिसक कर पृथक हो जाता है वह कहलाता है। तो जब प्रकृति का एक भाग टूटकर या खिसक जाता है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। अगला वायुमंडल में उत्पन्न एकाएक परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप तेज हवा व वर्षा होती है कहलाता है तूफान, चक्रवात, सुनामी, बाढ़। जब वायुमंडल में उत्पन्न एकाएक परिवर्तन के कारण कोई तेज हवा वर्षा होती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। आपदा का रूप है बाढ़, चक्रवात, भूकंप या सभी। तो सभी आपदा के रूप हैं। अगला है समुद्र में उठा तूफान कहलाता है समुद्री तूफान, सुनामी, लहरें, तूफान। तो समुद्र में उठा तूफान क्या कहलाता है? सुनामी। वह प्रक्रिया जो समुदाय अपने सदस्यों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए करता है कहलाती है समुदाय का नियम, सामुदायिक प्रक्रिया, सामुदायिक केंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे हम सामुदायिक केंद्र के रूप में लिखते हैं। अगला आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक विकास में प्रयास शामिल होते हैं। सूचना एवं टेक्नोलॉजी का सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, ई नेटवर्किंग या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो समाज में फिर से स्थापित होना पुनर्वास कहलाता है, अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र जाना प्रवास कहलाता है, और अपने स्थान से हटना यह भी प्रवास से संबंधित है और इसलिए यात्रा से न होकर प्रवास से संबंधित है। तो यहाँ पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी। परितंत्र का दूषित होना पारिस्थितिकी ह्रास होता है। अगला है वस्तुओं तथा सेवाओं के परिणाम की बढ़ोतरी अर्थात सूची को सुमेलित करना है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं के परिमाणात्मक या क्वालिटी में बढ़ोतरी होती है तो उसे वृद्धि कहते हैं। विकास जो क्षति न दे तो उसे टिकाऊ विकास कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाने वाला विकास जो होता है वह आर्थिक विकास होता है, और वह विकास जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं को प्राप्त न कर पाया हो उसे अल्प विकास कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है विस्थापन के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। विस्थापन युद्ध के कारण होता है तो यह कथन सत्य है। आतंकवाद विस्थापन को प्रभावित नहीं करता तो यह कथन असत्य है क्योंकि प्रभावित करता है। अपने स्थान पर रहना ही विस्थापन है तो यह भी कथन असत्य है। प्राकृतिक आपदाएं विस्थापन का कारण नहीं होती हैं तो यह भी कथन असत्य है। तो हमारा 2, 3, 4 जो है कथन असत्य है। यहाँ पूछा है असत्य कथन। अगला है कठोर सामाजिक बंधन सामाजिक शोषण के कारण विस्थापन हो सकते हैं तो यह भी सत्य है। अगला सुमेलित कीजिए। तो अर्नस्ट हैक्ले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यहाँ कन्फ्यूजन होता है पारिस्थितिकी शब्द और पारिस्थितिकी तंत्र। तो शब्द का प्रयोग हैक्ले करते हैं जबकि टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। औद्योगिकरण क्या होता है? पुनर्वास का एक आधुनिक कारक, और UN जनसांख्यिकी निर्देशिका प्रवास एक भौगोलिक गतिशीलता का स्वरूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 2, 1, 3, 4 तो बी। अगला है पारिस्थितिकी ह्रास के कारण है वनों का विनाश, भूमि व मृदा का कटाव, पर्यावरण की उन्नति, जल स्रोतों का विकास और औद्योगिकरण। तो प्राकृतिक ह्रास के 3 कारण हो सकते हैं, वनों का विनाश, भूमि व मृदा का कटाव और प्रौद्योगिकी उन्नति जो है वह पारिस्थितिकी विकास का कारण हो सकती है, न कि ह्रास का। तो यहाँ पे 1, 2 और 5 तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है पुनर्वास की आवश्यकता के संबंध में सत्य कथन को छांटिए। समाज में निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास संभव नहीं है। तो यहाँ पूछा पुनर्वास के संबंध में सत्य कथन। तो प्राकृतिक आपदा पुनर्वास का कारण होती है, यह हमारा सत्य है। औद्योगिकरण व नगरीकरण के पुनर्वास को बढ़ावा दिया जाता है, यह भी कथन सत्य है।
जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग अपना क्षेत्र छोड़कर चले जाते हैं, इस कारण पुनर्वास होता है। और यहाँ दिया है समाज में पुनर्वास प्रति गंभीर नहीं है, तो यह भी गलत है। पहला कथन भी गलत है, तो हमारा हो जाएगा 2, 3, 4, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भूमि का हिलना जो होता है भूकंप कहलाता है। भूमि का टूट कर गिरना क्या होता है? भूस्खलन कहलाता है। भूमि क्षेत्र में जल भर जाना बाढ़ का संकेत होता है। और वायुमंडलीय तूफान जो है उसे चक्रवात कहते हैं। तो 3, 4, 1 और 2, तो बी सही हो जाएगा। अगला है प्रवास के प्रभाव निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है, तो यह सही है। शहरों पर प्रवास का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह हमारा कथन गलत है। प्रवास राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है, यह भी कथन सही है। और अगला है प्रवास महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन लाता है, यह भी कथन सही है। प्रवास एक असामाजिक कृत्य है, यह भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए 1, 3, 4 सही है। अगला है आपदा के संबंध में सत्य वाक्य है। आपदा प्राकृतिक जन्य व मानव जन्य हो सकती है, सही है। आपदा की पूर्व जानकारी दी जा सकती है, गलत। आपदा एक सामाजिक कृत्य होती है, यह भी कथन हमारा गलत है। अगला है आपदा अप्रत्याशित घटना है, यह भी सही है। आपदा सामाजिक संरचना के लिए घातक होती है, यह भी सही है। तो 1, 4 हमारा 1, 4, 5 हमारा सही होगा। तो यहाँ डबल ऑप्शन दे दिया है, तो बी होगा सही। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो प्रोफेसर डी ब्राइट सिंह जो थे आर्थिक विकास के बहुमुखी प्रवृत्ति के घोतक हैं। पर्यावरण विकास के विश्व आयोग संपोषक विकास की अवधारणा से संबंधित है। एजी फ्रैंक जो है वह निर्भरता दृष्टिकोण को अपनाते हैं। और गुन्नार मिल्डर का जो है द एशियन ड्रामा प्रमुख पुस्तक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके आगे हम देखेंगे तो ज़्यादातर मिक्स क्वेश्चन या पीवाईक्यू क्वेश्चन लाने की प्रयास करेंगे, खास करके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए।